सर आप कहिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से अभी नाइला साहब पे भी बात करी थी कि रजीम चेंज करना उनका मेन मकसद भी था, उन मकासद में रजीम चेंज करना भी शामिल था। तो अब आप समझते हैं जो इस तरह से अभी अटैक्स दोबारा शुरू हुए हैं और जो कि कशीदा सूरत हाल होती जा रही है, क्या इसके बाद रजीम चेंज हो सकती है ईरान के अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए, आपके बाकी डिस्कशंस और व्यूअर्स के लिए अस्सलाम वालेकुम। ये सारी डिस्कशन जो भी मैडम नाइला चौहान साहिबा कर रही थी वो तो एक कंक्लूडेड डिस्कशन है जी। और उसमें मैं कुछ ऐड फर्दर जो है वो नहीं करना चाहूँगा। जो बेसिक चीज़ है, एक्सक्यूज मी, जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आगे क्या होगा और ये जंग हुई क्यों। मेरा ख्याल है अभी हर आए दिन के साथ हमें जो पता चलता है कि इस जंग का बुनियादी मकसद जो है वो ऑयल का कंट्रोल है, चोक पॉइंट्स का कंट्रोल है। अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बहुत अहम चोक पॉइंट है और ईरान जो है एक वो कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। अगर आप ट्रम्प साहब की जो इलेक्शन के स्लोगन्स हैं उनको देखते हैं तो उन्होंने बार बार उसमें कहा था कि वो ऑयल ड्रिल करेंगे और उसके बाद वेनेजुएला की एग्जांपल ले लें, बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो बुनियादी तौर पे ये जंग जो इस वक्त हो रही है वो ऑयल और स्लॉक्स जो हैं और चोक पॉइंट्स जो है उनके कंट्रोल के लिए हो रहे हैं। अभी आते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जो जी। पॉसिबिलिटीज मुझे समझ आती हैं, पहली बात तो यह कि रिजीम चेंज अभी तो तीसरी दफा करें चौथी दफा करें तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिजीम चेंज तो वो कर नहीं सके। एट बेस्ट वो कर सकते हैं कि वो इनकी लीडरशिप को टारगेट कर दें, लेकिन ईरानियन जो नेशन है वो पहले से ज्यादा यूनाइटेड है। और अभी जो जनाजा हुआ था इमाम का, उसमें जो नारे लगे थे बदले के, मेरा ख्याल है ये जो सिचुएशन आज इमर्ज हो रही है इसका कैटलिस्ट वहां पाया जाता है। वहां पे अगर आप देखें तो ईरानियन लीडरशिप ने, ईरानियन लोगों ने कहा जी हम बदला लेंगे। अभी ये जो ईरान जो एक्ट कर रहा है, एक तो उसकी रीजन, ये दो रीजंस मैं समझता हूँ। एक रीजन तो ये है कि वो समझ रहे हैं कि आबना हुर्मस जो थी उनके हाथ में मेन ट्रम्प कार्ड है, कि वो उनके हाथ से स्लिप हो रहा है। ये जो एमओयू साइन हुआ है उसमें ये लिखा गया था कि 60 दिन तक यहाँ पे जो पैसेज है उसको छेड़ना नहीं है, 60 दिन के बाद जो भी डिसीजन होता है मिलके करेंगे। तो उनको ये समझ आना शुरू होगी कि उनके हाथ से अगर इसका कंट्रोल स्लिप हो जाता है तो उनके पास एक जो बहुत बड़ा बार्गेनिंग टूल है, बार्गेनिंग चिप है, वो उनके हाथ से चली जाएगी। और सेकंड थिंग विच आई थिंक, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मे बी राइट रॉन्ग, कि डोमेस्टिक ऑडियंस को भी अपीज करना है कि लोगों को, उन्होंने कहा जी हमने बदला लेना है, तो उस मकसद के लिए वो हर थोड़े दिनों बाद कोई हमला कर देते हैं। अभी हो क्या रहा है, लास्ट पॉइंट में दो बोलना चाहता हूँ। हो ये रहा है कि ईरान के अंदर जैसे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एमओयू के साथ खुश नहीं है या उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। और आईआरसीजी जो है वो एक तो अपने लोगों को खुश करने के लिए और एमओयू सक्सेसफुल ना हो उसके लिए वो हर रोज कोई ना कोई अटैक कर लेते हैं। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, जो कहना चाह रहा हूँ उसमें ये हो रहा है कि अमेरिका का तो इतना नुकसान हो नहीं रहा जितना नुकसान ईरान का अपना हो रहा है और खित्ते के दूसरे मुल्कों का हो रहा है। तो अल्टीमेटली होना यह है कि नुकसान सबसे ज्यादा उन लोगों को होगा जिनके लिए ऑयल यहाँ से जाना है, और ईरान को हो रहा है कि ईरान की अपनी इकोनॉमी जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का बेस ही ऑयल है। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो मैं चीमा साहब की इस बात के साथ एग्री करता हूँ कि नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन रहेगी। छोटी मोटी इनके दरमियान आपस में एक्सचेंजेस जारी रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान और बाकी जो कंट्रीज हैं, कतर हैं, शायद आज तुर्किया का भी आप जिक्र फरमा रही थी कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं फील्ड तुर्किया में मार्शल हैं, साहब। शायद टर्की भी इसमें शामिल हो। तो ये लोग चाहेंगे कि ये दोबारा से अमन की तरफ बढ़े, क्योंकि जंग जो है ना सिर्फ इन मुल्कों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और खित्ते के लिए नुकसानदेह है। ठीक, डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा, जिस तरह से अभी मेजर साहब भी ये कह रहे थे, पब्लिक आप ईरान की कहाँ पर स्टैंड करते देख रहे हैं? वहाँ पर जो अभी आयतुल्लाह खामनाई को जब सुपुर्द खाक किया गया है, वहाँ पर जो सिचुएशन हमने देखी, जिस तरह से अभी मेजर साहब ने भी कहा कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम बदला लेंगे, आप क्या समझते हैं? पिछले जब से ये जंग शुरू हुई, सिविल गवर्नमेंट और पासदारान इनकलाब के दरमियान कुछ इख्तलाफात हमने देखे। क्या समझते हैं अभी भी ये इख्तलाफात हैं? कौन ज़्यादा डोमिनेंट है या दोनों इस वक्त एक पेज पर हैं? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईरान के पास बहुत जबरदस्त मौका है इस वक्त। मौका ये था कि ईरान को इस चीज का पता था कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक दरार आई है
और वो अगर आपने देखा हो कि जेडी वैंस और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हमारे पास अब पेशेंस नहीं रहा और हम नहीं चाहते और आपके पास कोई एलाय नहीं है। इस एमओयू ने ईरान की हेल्प की कि वो तेल बेच सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए, अब उन्होंने वो भी वापस ले लिए हैं। अमेरिकन ने कहा कि हम ईरान की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं, मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं। जो एम्बेसडर नाइला साहबा ने बात की वो भी अपना एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बात करनी है कि यहां से आगे कैसे जाना है। आज ईरानी अवाम के पास चॉइस है, वो बात जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग की, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, पॉलिटिकल रिवाइवल की ग्लोबल स्टेज पे उस बड़े स्पेस को देखना है, या के स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर निटी-ग्रिटीज पे अभी लड़ाई करके जो बड़े इंसेंटिव हैं उनको भी खोना है। ये चॉइस है जो ईरानी लीडरशिप ने देखनी है। और जाहिर बात है इस पे विद इन ईरान जो डिफरेंट क्वार्टर्स हैं उनके दरमियान टग ऑफ वॉर चलती रहती है। और अगर देखा जाए कि जिस तरह का डिसीजन मेकिंग अपरेटस हम देखते हैं ईरान के अंदर है, जहां पे हमें इस चीज का अंदाजा है कि आईआरजीसी की बहुत ज्यादा रेलिवेंस अब है सिस्टम के अंदर, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट हैं डिसीजन मेकिंग में। तो जो रिलीजियस क्लास एंड जो पॉलिटिकल क्लास है वो कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि अभी जो नया ऑफिस है, जो नई लीडरशिप आई है, उसकी हम नहीं समझ पा रहे कि वो कितने ज्यादा तेजी से फैसले कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल लोगों के सामने भी नहीं आ रहे, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही। तो सवाल सिंपल सा है कि क्या ईरान सिर्फ अपनी स्टेट ऑफ हार्मोज में जो अपना जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश करेगा और उसके बदले माहौल जो खराब होगा उसको देखेगा, या कि ब्रॉडर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंसेंटिव लेना चाहता है? मेरा ख्याल है ये चीजें जो हैं मुझे है मैं इसको ऐसे देखता हूं। और अवाम जो है वो जारी बात है वो ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग चाहती है। ईरानी अवाम जो है वो इकोनॉमिक इंसेंटिव चाहती है, वो दुनिया में खुल के कारोबार करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है उसको ईरानी सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करना है। बड़ी रिजिलियंट कौम है, लेकिन मेरा ख्याल है उसके पास चॉइसेस ज्यादा आ रही हैं। उन चॉइसेस को क्या इसी तरह ओपन अप रहने दिया जाएगा, या उन चॉइसेस को कर्टेल कंट्रोल कर लिया जाएगा सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मोज में अपनी डोमिनेंस, हेजेमनी या अपनी रेलेवेंस एस्टैब्लिश करने में? मेरा ख्याल है ये वो एक चॉइस है जो ईरान की लीडरशिप को फैसला करना है। और इसमें जारी बात है जो क्लर्जी है, पॉलिटिकल क्लास है, आईआरजीसी है, उनके दरमियान किस हद तक ये टग ऑफ वॉर है और वो किस तरह चीजें इंप्लीमेंट होंगी, ये जारी बात है इन तीनों ने इस पे फैसला करना है। लेकिन लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जो आईआरजीसी का वर्जन है, जो व्यू है, वो डोमिनेट रहेगा एज फार एज ये नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो असरात हैं, जो माशी तौर पर ईरान इस वक्त बहरान का शिकार है और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका शदीद मुतासिर हो चुका है, आने वाले दिनों में उसमें भी ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसानात मज़ीद भी उठाने पड़ सकते हैं। नाइला साहबा, मैं आपसे इसी पर बात करूँगी। ये जो कशीदगी अगर बढ़ती है, एस्केलेशन इसी तरह से रहती है, तो क्या समझती हैं जो माशी असरात हैं और जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान ईरान को उठाना पड़ रहा है, ईरान के अंदर तो ये है ही है, लेकिन खित्ते पर इसका किस तरह से इम्पैक्ट देख रही हैं, इसको किस तरह से एड्रेस करेंगी आप?